प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब व्यापार करने आई थी, तब उसका उद्देश्य केवल भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही था, परंतु भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जब बंगाल की राजनीति से उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे करके अन्य भारतीय शक्तियों को पराजित करके जब भारतीय शासन सत्ता राजनीतिक क्षेत्र इस पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो बंगाल के माध्यम से उन्हें भारत में एक ऐसा सूबा प्राप्त हुआ जिससे उन्हें दीवानी अधिकार भी मिले। 1765 ईस्वी की जो इलाहाबाद संधि हुई है, इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हितों और राजनीतिक हितों की पूर्ति कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई देती है। परंतु 1765 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति में कुछ गिरावट भी हमें दिखाई देती है, जिसके कुछ कारण हैं। ये कारण हम देखते हैं कि कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, परंतु व्यापार के साथ साथ जब वह यहाँ के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए युद्ध आदि में लग गई, तो कंपनी के खर्चों में वृद्धि हुई। इसी तरह हम देखें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से उसे जितना आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा थी, उन दीवानी अधिकारों से उसे उतना लाभ नहीं मिल पाया। इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और स्वयं अधिकारी भी अपने निजी व्यापार में लगे रहते थे और कंपनी के व्यापारिक हितों के बारे में नहीं सोचते थे। तो कंपनी के जो व्यापारिक हित है, उनकी भी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही थी, तो इससे भी कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने आई थी और इसका उद्देश्य उपनिवेशवाद और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इसका संचालन जो होता था, ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होता था और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होते थे, उनका इस कंपनी में शेयर लगभग 500 पाउंड का होता था। 1765 ईस्वी के पश्चात कंपनी की आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है, कमी आई है, इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के जो हिस्सेदार थे, जो शेयर धारक थे, उन्होंने अपने लाभांश में वृद्धि कर दी थी। 1766 में ये लाभांश जहाँ 6% था, 1766 ईस्वी के पश्चात ये बढ़कर लगभग 10% तक हो गया था और 1772 ईस्वी के पश्चात तो इसमें 12.5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो हिस्सेदार थे, शेयर धारक थे, उनके द्वारा अपने लाभांश में वृद्धि करना भी कंपनी के आर्थिक हितों में कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहा था और कंपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो रही थी। इसी तरह हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को भी प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख पाउंड वार्षिक कर देना पड़ता था या टैक्स चुकाना पड़ता था, जो भी कंपनी की आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही थी। इन सारे कारणों से हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति 1765 ईस्वी के पश्चात आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। ऐसे में लगभग 14 लाख रुपए का, 14 लाख पाउंड का उन्होंने कर्जा ब्रिटिश सरकार से मांगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लगभग 14 लाख पाउंड रुपए, 14 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश सरकार से उधार मांगे। तो ब्रिटिश सरकार ने ये 14 लाख पाउंड देने के लिए 2 कमेटियां बनाई। एक थी सीक्रेट कमेटी और एक थी सेलेक्ट कमेटी। इन सीक्रेट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने 2 विधेयक पारित किए। पहला विधेयक जो था वो 14 लाख पाउंड देने के लिए था और दूसरा जो विधेयक पारित किया गया, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर कुछ आंशिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार लगाना चाहती थी। और इस जो दूसरे विधेयक है, इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया, जो 1774 ईस्वी में लागू हुआ। इस तरह से हम देखें, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है, 1774 ईस्वी में जो लागू हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को भारत में नहीं सुधार पा रहा था, कंपनी को आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा था, तो 14 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार से मांगकर वॉरेन हेस्टिंग्स इस कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। तो ब्रिटिश सरकार ने इन 14 लाख पाउंड के बदले जो विधेयक पारित किया, उसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण भी स्थापित किए, जिनकी चर्चा हम करेंगे इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये जो एक्ट पारित किया गया, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का कुछ उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण लगाना चाहती थी। इसी तरह कंपनी का जो संचालक मंडल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस संगठन में भी कुछ परिवर्तन ब्रिटिश सरकार करना चाहती थी। और जो तीसरा कारण बताया जाता है इस एक्ट के पारित होने का, वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, जो व्यापारिक अधिकार है, इन दोनों कार्यों का विभाजन करना भी इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के साथ ही इसे पारित किया गया। इस एक्ट के कुछ धाराएं थी जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पहला ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन होता था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के मतदाता वही व्यक्ति होंगे जिसके लगभग 1000 पाउंड के अंशधारी शेयर होंगे। जिसके 500 पाउंड शेयर होते थे, अब वो व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मतदाता नहीं रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल अब 4 वर्ष निर्धारित किया गया, जिसमें से लगभग 1/4 प्रतिवर्ष ये सदस्य हटते रहते थे। मतदान का भी इनका नियम बदल गया। अब जो 3, 7 या 10,000 अंशधारी थे, उनको ही मतदान का अधिकार मिला। और इसी तरह हम देखें तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो अब भारत का गवर्नर जनरल बना। बम्बई की, मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, वो अब बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। और ये गवर्नर जनरल अपने 4 सदस्यीय काउंसिल के माध्यम से अब वहाँ के भारत के प्रशासन को देखता था। इसके जो सदस्य बने प्रारंभ में वॉरवेल, फ्रांसिस, मॉनसन और क्लेवरिंग थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की, वो ये है कि इसके माध्यम से पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसे कलकत्ता में स्थापित किया गया। और इसके पहले जो न्यायाधीश थे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, इसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। इसी तरह हम देखें तो चूँकि मद्रास और जो बम्बई की काउंसिलें थी, वो बंगाल काउंसिल के अधीन आ गई थी। इनके गृह अधिकार तो इन काउंसिलों के पास रहे, परंतु जो विदेशी अधिकार थे वो अब बंगाल काउंसिल के अधीन आ गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से ही बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर कार्य कर सकते थे। कंपनी के जो कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर लगे हुए थे, इस निजी व्यापार पर रोक इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लगाई गई। स्वयं हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स भी अपने निजी स्वार्थों में निजी व्यापार में लगा हुआ था और इस एक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस निजी व्यापार को रोका गया। और जो दूसरी महत्वपूर्ण धारा इसकी हम देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा कंपनी के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था, उसकी जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को भी होना आवश्यक हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गवर्नर जनरल के अध्यादेश लागू करने का अधिकार था, इसके लिए उसको पहले उससे परमिशन लेने की आवश्यकता इसमें रखी गई। इस तरह से हम देखें तो 1773 ईस्वी के इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और आर्थिक हितों को, साथ ही राजनीतिक हितों को अलग अलग किया। दोनों कार्यों का विभाजन किया। बंगाल में गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय काउंसिल के माध्यम से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी उसके अधीन कर दिया गया।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो ये कुछ सुधार करने का प्रयास इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किए गए, परंतु फिर भी कुछ दोष इसमें रह गए, जैसे जो आंशिक हिस्सेदार थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इसी तरह कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। गवर्नर और काउंसिलों के मध्य जो अधिकार थे, इन अधिकारों का विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। इसी तरह बम्बई और मद्रास की जो काउंसिल बंगाल काउंसिल के अधीन हुई थी, उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि कौन कौन से अधिकारों के लिए उसे इनके अधीन होना पड़ेगा। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल की काउंसिल, इन दोनों में से कौन सर्वोच्च है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया था। तो सर्वोच्चता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में और बंगाल की काउंसिल के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति हमें देखने को मिलती थी। इसी तरह जो भारतीय कानून है और ब्रिटिश कानून है, इसको लेकर भी इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ अस्पष्टता बनी हुई थी। तो इन सारे दोषों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। ये जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, भारतीय इतिहास में, ब्रिटिश सरकार के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संवैधानिक नियमों की व्यवस्था की गई। इसी तरह इसके माध्यम से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन होता था, इस संचालकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। इसी तरह हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस पर पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी तरह जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक जो उन्होंने भारत में आकर आधिपत्य स्थापित किया है, इनको मान्यता मिली इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और अंतिम और जो महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्होंने भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। इस तरह से 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके माध्यम से उन संवैधानिक कार्यों की शुरुआत हुई जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में वैधानिक ठहराया जा सके, भारत में जो प्रशासन उन्होंने स्थापित किया था उसमें सुधार किया जा सके, और इसके लिए समय समय पर अनेक अधिनियम पारित हुए, जिसका अगला रूप हमें 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में दिखाई देता है। अब इस 1784 के अधिनियम के माध्यम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई, जिसके 6 सदस्य होते थे, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये जो 6 सदस्य होते थे, इसमें एक सदस्य तो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, जो भारतीय राज्यों पर नियंत्रण का काम करता था। इसकी सहायता के लिए 2 वित्त मंत्री होते थे और 4 अन्य सदस्य इसमें होते थे। इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था भी 1784 के एक्ट के माध्यम से की गई। इसी तरह बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको वास्तविक अधिकार मिला बम्बई और मद्रास काउंसिलों के ऊपर, और उसके नियंत्रण में वृद्धि हुई इस 1784 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से। इसी तरह कंपनी के जो कार्य थे, जो व्यापारिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे, इनका स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया इस 1784 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी तरह कंपनी के जो भारतीय राज्य थे, इन भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य का दर्जा भी इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। इसी तरह जो गुप्त समिति बनी थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाया जाता था, उसको भी मान्यता इस 1784 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से मिली। इस तरह से हम देखें तो कंपनी का जो प्रशासन है, इस प्रशासन
पर दोहरे शासन की व्यवस्था स्थापित की गई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और इसके माध्यम से कंपनी की कार्य कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास इस 1784 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से किया गया। इस तरह से हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1857 के विद्रोह से पूर्व तक भारतीय शासन व्यवस्था का प्रशासन का संचालन करने का प्रयास किया था, भारत की राजनीतिक स्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इसने 1858 ईस्वी के अधिनियम से पूर्व तक भारतीय शासन व्यवस्था को बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से संचालित किया और इसमें 1773 और 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है।